हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आपको मैंने जो अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 11th क्लास के लिए, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, और हम किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके बुक हैं जो मैथ्स की, उसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में जो बेटा हमारे 8 चैप्टर्स गिवन है, सेकंड बुक जो है उसमें भी 8 ही चैप्टर्स गिवन है, बट मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या क्या चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, और मैंने ये और बताया था बेटा आपको सभी को कि हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसी के साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 दैट वाज इन द फर्स्ट बुक वाज सेट्स। ठीक है, और आप यही आज पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि सेट होता क्या है। ठीक, तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 लिख दे रहा हूँ मैं इधर। चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। ठीक है बेटा, ये तो है हमारा चैप्टर जो आज आप पढ़ोगे समझोगे। ठीक, इसके बाद में इसमें कुछ जो 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 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी वो सब मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो बेटा सबसे पहले जो चैप्टर है ना सेट्स, उसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मैं आपको हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपने देखिए नंबर्स पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़े थे आपने। ठीक है, उसमें हम क्या लिखते थे, एन। याद है आपको एन क्या लिखते थे, हम क्या कहते थे एन को, नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, लेकिन बेटा एन जो हम लिख देते थे तो फिर उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते थे, मतलब किस कैसे लिखते थे मैथमेटिकली। आपको याद होगा, अगर या नहीं भी याद होगा तो आप ये लिखते थे कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1। ठीक है, याद आ रहा है आपको कि अगर जो भी नंबर एक से स्टार्ट हो और सभी एक एक इंक्रीज करते जाएं, मतलब अगर हमने पहला नंबर लिख दिया 1, फिर उसमें 1 और ऐड कर दें तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 जो बनेगा नेक्स्ट नंबर, उसमें हम 1 और ऐड कर दें, देन वी विल गेट 3। ठीक, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ, ठीक, इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ना बोल के मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ सेट ऑफ। ठीक है, मतलब अगर मैं ये लिखूँ ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इट इज़ अ सेट। ठीक है, तो अगर हम इसी के बेस पे डिफाइन करने की बात करूँ तो मैं सेट को ये बोल सकता हूँ बेटा। हाँ, अब एक चीज़ और देखिए, उसी के बिहाफ पे मैं ये बताता हूँ, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, और देखिए सारे नंबर्स को मैं कंप्राइज कर दे रहा हूँ एक साथ। नेचुरल नंबर सबसे पहले बात कही मैंने, दूसरा मैंने बोला रैशनल नंबर, फिर मैंने बोला इरेशनल नंबर। ठीक है, और इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में दोनों आ गए हैं, इन सभी को मैं कंप्राइज कर देता हूँ तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एक बहुत बड़ा लार्ज कलेक्शन बन जाता है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम रियल नंबर को भी हम ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि नंबर लाइन पे देखो आप नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वहाँ इंटीजर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वहाँ रैशनल और इरेशनल सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट की मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड, क्या लिखा बेटा मैंने, सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। ठीक है बेटा, देखिए इस वर्ड को देखिए, ऑब्जेक्ट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेन चीज क्या है, वेल डिफाइंड, दूसरा वर्ड आ रहा है कलेक्शन, और तीसरा वर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तीन ही चीजें अगर आप ये समझ गए तो आपको सेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है बेटा कि जिसको हम देखते ही बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सके, हम बता सके कि हाँ ये चीज़ें सिमिलर है। और हाँ, वेल कलेक्शन ऑफ ये भी बोलना चाहिए हमें सिमिलर डेटा। सिमिलर मतलब ऐसा ना हो कि अलग अलग टाइप के हो। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूँ ना आपको, मैं आपको बोलूँ अगर हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करूँ तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो भी आपके क्लास इंचार्ज होते हैं बेटा, डेली आपके अटेंडेंस लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रजिस्टर यूज़ करते हैं।
करेक्ट, ठीक है। तो जो रजिस्टर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें स्टूडेंट्स का एक डेटा होता है ना, आप सभी के नाम होते हैं। और आप सब देखो वो रजिस्टर एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो सोचो, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन, किसका कलेक्शन है बेटा, स्टूडेंट्स के नेम का, ठीक है ना। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है और उनके अदर जो भी मतलब फादर नेम मदर नेम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। ऐसे ही स्कूल भी कलेक्शन है किनका, स्टूडेंट्स का, ठीक है। टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें कलेक्शन में ही आ जाती हैं, ठीक। तो अब वेल डिफाइंड, इसका क्या मीनिंग है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोला जा सकता है बेटा, एलिमेंट्स भी बोला जा सकता है उनको, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि कई बार सर ऑब्जेक्ट लिखा है एलिमेंट लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि जिसको हम, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। एक मैंने जैसे ये लिखा, कलेक्शन ऑफ, एग्जांपल के लिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फीमेल हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ये सब चीज़ें सेट को बना रहे हैं। लेकिन कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, क्या ये सेट होगा बेटा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में क्रिकेटर्स होंगे केवल उनके नेम लिखने होंगे, तो वो हो जाएगा कलेक्शन, उनका रिकॉर्ड, उनका डेटा, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेटर्स, अब बेटा ये सेट नहीं होगा। गुड क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, ये, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। देखो बेटा मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स सेट है, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ये भी सेट है, मगर कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेटर्स सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स नहीं है सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, नो, नॉट ए सेट। अब देखिए नेचुरल नंबर्स ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, एनिमल्स वेल डिफाइंड है, ऑल क्रिकेटर्स वेल डिफाइंड है, और गुड क्रिकेटर्स नो, नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल, क्यों वेल डिफाइंड है ये सोचिए, कि ऐसा क्या हुआ कि ये वेल डिफाइंड नहीं बोला जा रहा, जबकि इसमें और इसमें दोनों में कलेक्शन तो सेम ही है, यहाँ पे क्रिकेटर्स है यहाँ भी क्रिकेटर्स है, मगर इसमें मैंने लिख दिया गुड क्रिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने एनिमल्स और इसमें लिखा मैंने डेंजरस एनिमल्स, दोनों नहीं। अब ये वो सेट है, एनिमल्स की बात करूँ तो सेट है, मगर डेंजरस एनिमल्स की बात करूँ इट इज़ नो लॉन्गर ए सेट, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या ऐसा हुआ कि इट्स वेल डिफाइंड नहीं बोले जा रहे, क्यों कैटेगरी से बाहर कर दिए गए, ठीक। देखो बेटा समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया तो सेट ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। गुड क्रिकेटर्स, अब देखिए मान लो मैंने ना 3 स्टूडेंट आपकी क्लास के खड़े किए, ठीक है, मतलब मैंने उन तीनों से पूछा कि बेटा आप बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ठीक है, या मैं उसको बोलूँ कि बेटा आपको सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है। हो सकता है किसी का आंसर विराट कोहली है, हो सकता है किसी का आंसर धोनी है, हो सकता है किसी का आंसर तेंदुलकर है। अब ये तीनों बैट्समैन है, हो सकता है मैंने 2 लोगों को और को
और से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग कौन है, तो हो सकता है उनका आंसर कोई बॉलर आ जाए या कोई विकेट कीपर आ जाए, ठीक है ना, या कोई फील्डर आ जाए, कोई भी पॉसिबल है ना, ठीक है। और मेरे से पूछो, मेरा कुछ और आंसर हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब जो चॉइस है वो क्या हो रही है, बार बार डिफरेंट हो रही है, मतलब पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी कर रही है। समझ में आ रहे हैं आपको बात। अगर मैं केवल क्रिकेटर्स की बात करूँ तो क्रिकेटर्स में सबके नाम होंगे, धोनी का भी होगा, कोहली का भी होगा, तेंदुलकर का भी होगा, मैकग्राथ का भी होगा, पॉन्टिंग का भी होगा, एक्स जितने क्रिकेटर्स हैं जो अब तक क्रिकेट खेले हैं या खेल चुके हैं या जिनका बारे में हमने नाम सुना होगा, उन सबका नाम लिख दिया जाएगा। मगर गुड क्रिकेटर में बेटा जरूरी नहीं है कि जो मुझे गुड क्रिकेटर लगता हो वो आपको भी गुड क्रिकेटर लगता हो, या जो आपको लगता है वो किसी थर्ड पर्सन को गुड क्रिकेटर ना लगता हो। समझ में आ रही है बात आपको। तो इसी वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने एक और, एनिमल्स वाला, डेंजरस एनिमल्स, ये क्यों सेट नहीं है, अब इसको भी हम समझते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि ये सेट नहीं है अब, ठीक है ना। तो अब इसके सेट ना होने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, डेंजरस वर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले से पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस एनिमल क्या है। अब किसी को छिपकली से डर लगता होगा तो वो बोलेगा सर छिपकली, मुझे तो छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे लिए तो सबसे डेंजरस वही है, करेक्ट। किसी और से पूछूं, मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनको आपने डेली लाइफ में कभी ना कभी देखा हो उनकी बात कर रहा हूँ। किसी को कुत्तों से बहुत डर लगता हो, करेक्ट, किसी को डॉग से बहुत डर लगता हो, तो उसके अकॉर्डिंग डॉग इज द डेंजरस एनिमल, राइट, ठीक है। कॉकरोच, गर्ल्स जनरली गर्ल्स कॉकरोच से डर जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगी, मेरे लिए तो कॉकरोच है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो जो भी इस तरह के हुए, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हैं चीज़ें। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, 4 टीचर्स हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो सबसे अच्छा मैथ्स को सॉल्व, मतलब जो इजीली बहुत अच्छे तरीके से और बिना कोई मतलब एररलेस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करे, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ द इंटेलिजेंट वन, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन जो जल्दी करे, फिजिक्स के जो भी टीचर होंगे वो उसको बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन, ये स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है वो स्टूडेंट इंग्लिश में उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना हो उसका, तो क्या इंग्लिश के टीचर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानेंगे, सबसे ज़्यादा नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात। तो यही रीज़न है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। तो इस तरह के सेट बेटा जहाँ पे किसी की क्वालिटी या किसी की एबिलिटी या किसी की कैपेबिलिटी, अगर ये चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, देन आप याद रखिए वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई सेट की बात। देखिए छोटी सी डेफिनेशन थी, मगर समझने के लिए बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान देना, तो ये चीज़ हमें आगे बहुत सिंपल है, ठीक। तो ये हो गया सेट। अब यूजुअली सेट इज रिटन या कह लीजिए डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर ए बी सी डी एंड सो ऑन, कैपिटल लेटर ए बी एक्सेट्रा, ए बी सी डी एंड सो ऑन, किसी भी कैपिटल लेटर से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद में इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट कुछ सिंबल्स यूज होते हैं वो और मैं बता दूं। जैसे स्टार लगा के मैं लिख रहा हूँ ताकि याद रखिएगा जहाँ पे मैं ये सिंबल बनाऊंगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे लिखा हो, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है बेटा, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो सिंबल लिखा है ना बेटा मैंने, बिलोंग्स, ई के जैसा सिंबल है ये, इसको हम बोलते हैं, इसको हम एब्रीविएट करते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है ये सिंबल, तो बेटा इसको कैसे रीड किया जाएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए मीन्स एलिमेंट ए इज इन द सेट ए, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। और अगर हमें ये लिखना हो, जैसे ए तो क्योंकि हमने यूज कर लिया कि है उसमें, मैंने दूसरा एलिमेंट लिख दिया बी, तो बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ,
बी, लेटर बी जो है, एलिमेंट बी, ये मैंने लिखा है नहीं आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, ए में। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब हुआ, इस सिंबल का मतलब आपको जरूर याद रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो सिंबल जो ये बनाया मैंने, ई के जैसा बनाते हैं हम इसको, ठीक है, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। और अगर ई बना के उसे कट कर दिया जाए, जैसे इक्वल्स टू बनाते हैं फिर हम उसे कट कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये सिंबल बनाया और इसे कट कर दिया, इसका मतलब बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये थे दो सिंबल जो इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, और सेट को बेटा हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में याद मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी मैं इसको जब तक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपको, अब इसके बाद आगे जो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हम सेट को लिखते कैसे, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चीज़ें मैं कवर करूंगा वो आपको और बता देता हूँ बेटा क्या है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक चीज़ और ये भी आपको बता दूं कि सेट का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये डाउट होता है कि हम मैथ पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो सेट वाला है इसको आप अगर रिलेट कर रहे हैं तो आप देखो, किसी भी चीज़ को अगर कलेक्ट करके रखते हैं, कुछ डेटा बनाते हैं, तो वो चीज़ें सेट बन जाती है। याद रखिए, सिमिलर डेटा होना चाहिए। ठीक है, इसका जो एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की, तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम मैंने बताया था आपको, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेटा वो आपको तभी समझ में आता है जब आप सेट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सेट्स की जो एप्लीकेशन है, सेट का जो यूज़ है, वो हम रिलेशन और फंक्शन को समझने में और उनको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इसकी ही हेल्प से। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको आज ये बताया है वीडियो, इसको आप देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का पोर्शन जो है, इससे आगे का जो पार्ट है वो कवर करूँगा। एक बार आप थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसमें थियोरेटिकल पोर्शन होता है कुछ, वो आप समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए पूरा चैप्टर समझना। और आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आगे की जितनी भी चीज़ें सब बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आस्क। ओके।